हाय दोस्तों, आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर के आ गया हूँ। अभी एंशिएंट इंडिया चल रहा है, मैं आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ा रहा हूँ और ये लूसेंट का एंशिएंट इंडिया है और जीएस जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें से 2 4 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर बार, तो पढ़ना सब पड़ता है। तो एक बार तो पूरा सिलेबस करना ही पड़ेगा ना, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई टेस्ट सीरीज़ में कैसे सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन में कैसे पूछ रहे हैं, उसके बाद हमें पढ़ना होता है। लेकिन एक बार डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको, डिटेल में पढ़ना। हमारी जो ये कोशिश है कि मैं 15 दिन के अंदर मैं इसको पूरा करूं जल्दी से ही, ताकि आपको पूरी वीडियो मिलती रहे, टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप पूरा कर सको उसको। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर प्ले लिस्ट देख सकते हो। थोड़ा सा कम देख रहे हैं आप लोग, व्यूज़ कम आ रहा है, लेकिन आप लोग देखिए, आप लोग के लिए काम किया जा रहा है। शुंग एवं कर्ण वंश, शुंग वंश भी थे, कर्ण वंश भी। ये कौन? ब्राह्मण साम्राज्य था। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, यानी शुंग वंश का संस्थापक कौन होगा? वो पुष्यमित्र शुंग होगा, ये याद रखिएगा आप। ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। विदिशा बिहार में है ये। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया था। एक इंडो यूनानी शासक था मिनांडर, आ गया था वो लड़ने के लिए और पुष्यमित्र शुंग ने उसको हरा दिया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करा। अब ये पतंजलि कौन है? वही योग वाले हैं जो योग दर्शन को स्थापित किए हैं, संस्थापित किए, जिसके प्रवर्तक हुए वही पतंजलि हैं। और ये किसके दरबार में रहते हैं? शुंग, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते हैं। याद रखिएगा आप, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग फैक्ट्स हैं। पतंजलि किसके दरबार में रहते हैं? शुंग के दरबार में, यानी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। भरहूत का जो स्तूप है ना, वो पुष्यमित्र शुंग ने निर्माण करवाया था। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन? देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना हुई। तो आपसे पूछे कर्ण वंश की स्थापक कौन है? वो वासुदेव हैं। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन? सुशर्मा है। कर्ण वंश में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, बस आपको ये देखना है कि कर्ण वंश में शासक कौन है? शासक वासुदेव है और उसका अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा है। बस 2 बातें आपको यहाँ जाननी है। और शुंग वंश में आपको 2-3 बार जाननी है। पुष्यमित्र शुंग कौन था? वो संस्थापक था और विदिशा राजधानी थी उसकी। मिनांडर को हरा दिया था। पतंजलि इसके दरबार में रहते थे और उसने अश्वमेध यज्ञ 2 बार करवाया था बस। और भरहूत का जो स्तूप है उसका निर्माण करवाया था ये। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो शुंग वंश में तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। और कर्ण वंश में आपको वासुदेव ने इसकी स्थापना की है और सुशर्मा इसका अंतिम शासक है। याद हो जाएगा, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सातवाहन राजवंश देखते हैं। ये सब नॉर्थ के हैं। सातवाहन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। शिमुख हैं। शिमुख ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या। सुशर्मा यही कर्ण वंश की। आप देखो ना कैसे बन रहा है। ये हमारा पहले शुंग आया, फिर हम आए कर्ण के पास, फिर आएंगे सातवाहन के पास। ये एक ही शुंग से पहले कौन आएगा? हमारा मौर्य साम्राज्य। ठीक, 4 तो मिलेगा आपको ना, बहुत ज़रूरी है जानना है इसको, इन चारों को। मौर्य, शुंग, कर्ण। मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग के पुष्यमित्र शुंग। कर्ण के कौन है? कर्ण के संस्थापक कौन है जिसने मारा था? ये वासुदेव हैं इसके संस्थापक। सातवाहन कौन है? सातवाहन के शिमुख हैं। याद आ रहा है आपको? पक्का याद करिए इसको। शिमुख ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान यानी गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। आपसे पूछेगा कि सातवाहन वंश कौन सी नदी किनारे है स्थापित हुआ था? तो प्रतिष्ठान जो है गोदावरी नदी किनारे था, गोदावरी नदी के किनारे था। इसके जो संस्थापक शिमुख हैं, सुशर्मा को मार। सुशर्मा कौन था? कर्ण वंश के अंतिम शासक जिनको बसाया था वासुदेव ने। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे शिमुख, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। ये सब शासक थे, बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध इतिहासकार हाल एवं गुणांड थे। हाल ने गाथा सप्तशती लिखा है। ये पूछेगा आपसे, गाथा सप्तशती।
तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा लिखा है, पुस्तक लिखा है बृहत कथा, ये भी पूछेगा आपसे। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्रा को प्रचलन किया है। सबसे ज़्यादा इसने किया शीशे का, सातवाहन ने शीशे का मुद्रा ज़्यादा उसने प्रचलन किया था। वैसे 5 इन्होंने किया, चांदी, तांबा, सीसा, सोना नहीं था भाई, याद रखना है। चांदी, तांबा, सीसा, सबसे ज़्यादा सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करता था उसे रोम से मंगाता था। ये ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किसने किया? जो ब्राह्मण हुआ करते थे, क्योंकि ये ब्राह्मण समाज था, ये साम्राज्य था, तो ब्राह्मणों को जो भूमि दान देते थे ना, वो सबसे पहले किसने दिया है? सातवाहन ने दिया है। याद रखना ये फैक्ट्स। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया। भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखी प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख से मिलता है। जब भी बात आएगी कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की बात, तो सातवाहन का नाम सबसे पहले आएगा, और उन सातवाहनों का जो नाना घाट अभिलेख था उसमें मिलता है। इसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव अश्वमेध यज्ञ करवाया, उन्होंने एक गांव दान दे दिया ब्राह्मण को, ले जाओ तुम मौज करो। ठीक है, तो सातवाहन बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह इम्पोर्टेंट होता है सातवाहन। सातवाहनों की जो राजधानी थी ना, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है, क्योंकि नाम के बाद उनके माता का नाम भी उसमें जुड़ा रहता था, तो हमें लगता है कि मात्र तंत्रात्मक था, ढांचा आभास होता है, पूरा नाम नहीं। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। अभी गौतमी कौन थी? उनकी माता था, वशिष्ठ उनकी माता थी, इसलिए उन पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, ढांचा मात्र तंत्रात्मक हो सकता है, लेकिन उनका जो राजकुल था वो पितृतंत्रात्मक। बिल्कुल याद रखना, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा था। अब याद रखिए, गौलमिक जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है वो, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन काम कौन कर रहा है? गौलमिक। ये वर्ड पूछे, गौलमिक कौन था? गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 सैनिक होते थे, पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ, कारले का चैत्य, याद रखिए सातवाहन ने खूब काम किया। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण सातवाहनों का है। कारले का चैत्य पूछा था क्वेश्चन, पीसीएस क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। कारले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था, अमरावती कला का विकास करवाया था। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कह जाते थे। सातकर्णी को बोला जाता था दक्षिणापथ के स्वामी। जब दक्षिण में कोई भी जाता था ना, इन राजा से गुजरना पड़ता था, इसलिए ये टैक्स लेते थे उनसे, भाई मुझे टैक्स होता भी जाने देगा, वरना फिर मार काट देंगे तुमको। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरड़ी कोट नामक स्थान सातवाहन युग में धान्य कटक नाम से विख्यात था। आपको बताना धान्य कटक किस, ये यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन, ये धान्य कटक कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरणी कोट नामक स्थान सातवाहन युग में धान्य कटक नाम से विख्यात था। यह अमरावती के निकट था। यह कुछ काल तक सातवाहनों की राजधानी रहा। इस नगर की प्रसिद्धि का कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। यह सातवाहन साम्राज्य की पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण की को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। महासांधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया था। ठीक है, महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। धान्य कटक राजधानी भी रहा कुछ साल तक। धरणी कोट उसका नाम था, जिनका धान्य कटक नाम से विख्यात था। ये पूछता है, याद रखना। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। चेदी राजवंश कलिंग में। अभी कलिंग किसके अंडर में था? कलिंग था मौर्य साम्राज्य के अंडर में।
अभी कलिंग अशोक की मृत्यु हो जा रही है। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हो गया। उसने कहा भाई हम नहीं मानते, किसी खंडर में नहीं रहने वाले, क्योंकि अशोक गया तो फिर लगा सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। फिर वो धीरे धीरे खत्म ही। कुछ दिन बाद चेदी राजवंश वहाँ पे, कहाँ पे, ये कलिंग में आया। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्बा विलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। ये खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। हाथी गुम्बा विलेख की जो दिया है, हाथी गुम्बा अभिलेख जो है वो कलिंग के शासक ने ही उसको स्थापित किया था। खारवेल जो जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण। अब ये उदयगिरी की पहाड़ी आ गई आपके सामने, उदयगिरी की पहाड़ी याद रखना। ये खारवेल दे रहा है, जैनों को दे रहा है। कभी नागार्जुन की पहाड़ी, कभी बराबर की पहाड़ी था ना, जो बराबर की पहाड़ी थी उस अशोक ने बनवाया था स्तूप वहाँ पे। जो अशोक का पौत्र था दशरथ, उसने दिया था नागार्जुन की पहाड़ी। तो एक तो दिया था जैनों को, एक दिया था आजीवक को, और ये दे रहा है जैनों को। आपको ना इसका मतलब समझना ज़रूर है, और अलग अलग सबको करना कि इसमें कौन सा अलग कौन सा क्या है, ठीक है। इसलिए अब ये हमारे कौन से हो जाएंगे, ब्राह्मण साम्राज्य हो जाएंगे इस तरह से हमारे सामने। अब आगे बढ़ते हैं, भारत के यवन राज्य। अब ये विदेशी राज्य हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम, ये क्रम पूछता हिंद, यूनानी, शक, पहला, कुषाण, ठीक है। इसका कुछ बना सकते हो आप, हिशक पकू या हिशक पकवान बना सकते हो आप, हिशक पकवान, ताकि आपको याद रहे कि पहले कौन आया है उसके हिसाब से बनाता है। हिशक पकवान तो पहला और कुषाण आ जाएगा आपके सामने। आप ट्रिक कुछ बना लीजिए जो आपको याद आए, क्योंकि ये क्रम तो पूछेगा आपसे पक्का। ये 3 दे देगा, हो सकता है इसका क्रम उल्टा दे दे, कहेगा कि आप बताओ कौन सा सही है, ऐसा क्रम पूछ सकता है आपसे। तो पूछेगा वो, जब उसका मन करेगा पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है पूछने वाली, पूछेगा पक्का वो जब उसको लगेगा पूछना चाहिए। पूछता भी है क्वेश्चन, पीसीएस में तो क्वेश्चन एकदम पूछा है, ये कई बार पूछा क्वेश्चन इसको। हिंद, यूनानी, शक, पहला, कुषाण, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उससे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे छोटा। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा है। सेल्यूकस के द्वारा जो स्थापित पश्चिमी एवं मध्य एशिया के विशेष साम्राज्य था, उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम, ये जो जैसे अगर ऐसे करके इंडिया है, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला। अभी हमने साउथ में देख दिया ना, साउथ में क्या हुआ। साउथ में आप देख रहे हैं कि मगध आया है, मगध में मौर्य साम्राज्य है, शुंग काल आया, उसके बाद कण्व काल, फिर सातवाहन आ रहा है। ये पूरा ऐसे हो रहा है, पूरा नॉर्थ इंडिया में चल रहा है। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट में चल रहा है ना, वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट में ये दिख रहा है मुझे। बैक्ट्रिया के विद्रोह का निर्माण जो है डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकंड, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मेनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटी-अल्कीडस तथा हार्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था 190 ईसा पूर्व। अब देखिए, ये आक्रमणकारी हैं। सबसे पहला आक्रमणकारी कौन है, देखिए 190 ईसा पूर्व में हो रहा है आक्रमण भारत में। आप देखिए ध्यान से, और क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि भारत में सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था। उसका नाम था, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया है। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफ़गानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा गया है। हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा गया है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। मिनांडर एक शासक था,
आपको नाम पता होगा। 165 से 145 ईसा पूर्व में भारत आक्रमण किया था। इसकी राजधानी शाकल यानी आधुनिक सियालकोट। सियालकोट कहाँ है पता है? पाकिस्तान में। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था उस समय शाकल। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न, ये पहली बार एक